हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के हिंदी विषय के अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें निर्धारित समय दिया गया है 2.5 घंटे का और अधिकतम अंक है 60। तो आई होप बच्चों आप सबकी तैयारी काफ़ी अच्छी तरह से चल रही होगी। तो चलिए हम दोनों मिलकर साथ साथ इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करना शुरू करते हैं, ताकि इससे पता चल सके कि आपकी तैयारी कितनी पूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले है खंड क अपठित बोध। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो सबसे पहले गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस युग में समय का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। समय एक बार चला जाए तो कभी लौट कर नहीं आता। जो विद्यार्थी समय का सही उपयोग करते हैं वे न केवल पढ़ाई में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफल होते हैं। समय की महत्ता को समझाने वाले व्यक्ति अपने हर कार्य को समय पर पूरा करने का प्रयास करते हैं। वे आलस्य नहीं करते हैं और हर क्षण को कीमती समझते हैं। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, वह लगातार चलता रहता है, चाहे कोई खुश हो या दुखी, व्यस्त हो या खाली। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि समय का सही उपयोग करना ही सफलता की कुंजी है। यदि हम समय को यूं ही व्यर्थ गंवा देंगे तो बाद में केवल पछतावा ही हाथ लगेगा। अतः हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन का एक अच्छा समय सारणी बनाकर उसके अनुसार कार्य करें और अपने जीवन को अनुशासित तथा सफल बनाएं। ठीक है, तो ये थे आपके अपठित गद्यांश। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। समय का सबसे बड़ा गुण क्या है? तो समय का सबसे बड़ा गुण है कि वह कभी नहीं रुकता। तो पहला हो गया सही उत्तर। दूसरा प्रश्न है, जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करते हैं वे सही उत्तर है वे जीवन में सफल होते हैं। तीसरा सही है। अगला प्रश्न है, समय का मूल्य समझने वाले लोग क्या करते हैं? तो सही उत्तर है समय पर कार्य पूरा करते हैं। अगला प्रश्न है, समय को कीमती समझना क्यों आवश्यक है? अपने शब्दों में लिखिए। तो हम उत्तर लिखेंगे, समय को कीमती समझना इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि समय व्यर्थ गंवा दिया जाए तो बाद में केवल पछतावा ही मिलता है। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार एक सफल और अनुशासित जीवन जीने के लिए क्या करना चाहिए? तो उत्तर लिखेंगे, सफल और अनुशासित जीवन जीने के लिए हमें समय सारणी बनाकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, हमें सबसे पहले टाइम टेबल बनाना चाहिए, उसके बाद कोई कार्य करना चाहिए। अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। असफलता का विलोम शब्द होता है सफलता, ये आप सबको पता है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, फूलों की घाटी में जब आई बसंत की बहार, हरियाली छा गई शाखों पर खिले फूल हजार, गूंज उठे उपवन में कोयल की मधुर पुकार, प्रकृति ने ओढ़ी चुनर रंग बिरंगे उपहार। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए, वो देख लेते हैं। उपरोक्त पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? तो इसमें बसंत ऋतु का वर्णन था। कोयल की पुकार कैसी बताई गई है? तो कोयल की पुकार मधुर बताई गई है। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी का क्या अर्थ है? फूलों की घाटी मतलब फूलों से भरी हुई जगह। अगला प्रश्न है, फूलों की घाटी में बसंत आने पर क्या क्या बदलाव दिखाई देते हैं? तो जब भी बसंत आता है तो फूलों की घाटी में चारों ओर हरियाली ही हरियाली और नए नए फूल निकल आते हैं। तो उत्तर लिखेंगे, बसंत आने पर हरियाली छा जाती है और पेड़ पौधों पर नए फूल खिल जाते हैं। आगे है, उपरोक्त पंक्तियों में से एक योजक चिन्ह वाला शब्द ढूंढ कर लिखिए। ठीक है, योजक चिन्ह मतलब होता है कि दो शब्द को एक साथ लिखा जाता है। जैसे हो गया रंग बिरंगे, कच्चे पक्के, ये सारे हो गए योजक चिन्ह। तो पंक्ति में योजक चिन्ह है रंग बिरंगे। ठीक है, अगला है खंड ख पठित बोध। ये आपके पाठ्य पुस्तक से गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आपने प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, एक समय की बात है कि एक निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। वह प्रायः अपने बेटों से कहता, मेरे बेटो, हमारे पास ना तो रुपया पैसा है और ना ही सोना चांदी, इसलिए तुम्हें एक दूसरे प्रकार के धन संचित करना चाहिए। हर वस्तु की स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, तो कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से बच न पाए। रुपये पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी न रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। ठीक है, तो ये थे गद्यांश। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए, उसके उत्तर देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निर्धन व्यक्ति के कितने बेटे थे? तो निर्धन व्यक्ति के 3 बेटे थे। अगला प्रश्न है, निर्धन व्यक्ति अपने बेटों से क्या कहा करता था? निर्धन व्यक्ति अपने बेटों को ज्ञान और समझ को संचित करने को कहा करता था। तो उत्तर लिखेंगे, निर्धन व्यक्ति अपने बेटों से ज्ञान और समझ संचित करने को कहा करता था। अगला प्रश्न है, रुपया पैसा और सोना चांदी के स्थान पर क्या संचित करने की बात कही गई है? उत्तर लिखेंगे, रुपया पैसा और सोना चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि संचित करने की बात कही गई है।
अगला प्रश्न है 19 नहीं रहोगे का क्या अर्थ है, अर्थात कि पीछे नहीं रहोगे। ठीक है। अगला प्रश्न है गद्यांश में दिए गए शब्दों का विलोम शब्द लिखिए। तो निर्धन, निर्धन का विलोम शब्द होता है धनी। दूसरा है कमी, कमी का विलोम शब्द भरपूर। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया तूने क्या मुझको अपनी नानी, कहती है मुझसे या चेटी तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। ठीक है। तो ये थी आपके पद्यांश। अब नीचे कुछ प्रश्न दिए गए वो देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चा अपनी माँ से क्या सुनाने के लिए कह रहा है, तो बच्चा अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कह रहा है। अगला प्रश्न है तू मेरी नानी की बेटी, यह किसने कहा, तो यह बेटा ने कहा था। तीसरा प्रश्न है पद्यांश में बार बार किसके बारे में पूछा गया है, तो पद्यांश में बार बार राजा और रानी के बारे में पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न बच्चा कहानी सुनते समय किस अवस्था में था, तो बच्चा लेटा हुआ था, है ना। पंक्ति में भी है कह माँ लेटी ही लेटी। अगला प्रश्न है माँ शब्द का विलोम है, माँ का होता है विलोम शब्द पिता। अगला है खंड ग व्याकरण, उचित कारक लिखे। ठीक है। तो कारक क्या होता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया के साथ जोड़ता हो उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है हमने तो तुम्हारे ऊँट डैश देखा तक नहीं, तो यहाँ हो जाएगा हमने तो तुम्हारे ऊँट को, तो यहाँ को लिख देंगे। अगला है भाइयों डैश परेशान होते हुए कहा, तो भाइयों ने। ठीक है। राजा नदी डैश तैर रहा है, नदी में तैर रहा है, यहाँ में लिख देंगे। अगला है पेड़ डैश पत्ता गिरता है, तो पेड़ से पत्ता गिरता है। अगला है राधा डैश रोटी खा ली, तो राधा ने रोटी खा ली। ठीक है। तो ये हो गया कारक। अगला प्रश्न है सही जोड़ा मिलाइए। ठीक है। पहला है आखेटक, तो आखेटक कौन था, जिसने हंस का शिकार किया था। अगला है बेटा, बेटा कौन था, सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र। तात, तात कौन थे, तात सिद्धार्थ थे। ठीक है। तो इस तरह से हम मिलान कर लेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में सत्य असत्य बताइए। हंस की रक्षा स्वयं राहुल की मां ने की थी, तो ये असत्य हो गया, राहुल के पिताजी ने किया था। अगला प्रश्न, तीनों बुद्धिमान भाई घोड़े के बारे में सब सच बता पाए, तो ये भी असत्य हो गया क्योंकि कहानी में घोड़ा नहीं था, ऊंट था। ठीक है। अगला है नीचे दिए गए समूह में से भिन्न को चुनिए। ठीक है। इनमें से जो भी अलग है उनको आपने चुनना है। ठीक है। तो पहला है सोना, चांदी, बुद्धि, मोती, तो बुद्धि हमारा अलग शब्द हो गया, इसको हम अलग कर देंगे। ठीक है। अगला है राजा, भिखारिन, राजकुमार, रानी, तो भिखारिन जो है वो अलग शब्द है, इसको हम अलग कर देंगे। अगला है पर्यायवाची शब्द बताइए। संसार, तो संसार का पर्यायवाची शब्द हो गया दुनिया, जगत। धरती, धरती का हो गया धरा, भू। ठीक है। अगला है खंड घ, निम्नलिखित गद्य और पद पाठों के आधारित किन्हीं 4 लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे आपके बुक से क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें से आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न है, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? तो क्योंकि वो अपने बच्चे में दया भाव और सही गलत की समझ को विकसित करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये कहानी सुनाई। तो लिखेंगे, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी इसलिए सुनाती है जिससे उसमें दया भाव और सही गलत की समझ विकसित हो। अगला प्रश्न है, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? तो बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए ऐसा किया गया है। तो लिखेंगे, कविता में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग बच्चों को संवेदनशील बनाने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? क्योंकि उन भाइयों ने बिना ऊंट को देखे हुए उनके बारे में सारा कुछ सच सच बता दिया था। तो लिखेंगे, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बिना देखे से ही बातें बताई। अगला प्रश्न है, हमारा भूजल भंडार किससे समृद्ध होता है? तो ये वर्षा जल से समृद्ध होता है। तो लिखेंगे, हमारा भूजल भंडार वर्षा जल से समृद्ध होता है। अगला प्रश्न है, बच्चे के विद्यालय न जाने का मुख्य कारण क्या था? तो क्योंकि बच्चा बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं जा रहा था। तो लिखेंगे, बच्चा विद्यालय इसलिए नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। क्या ठाठ है, बीमारों के भी बच्चों के मन में ऐसी बात क्यों आई? बच्चा जब अस्पताल गया तो वहाँ की साफ सफाई रख रखावट को देखकर उसने ऐसा बोला था। तो लिखेंगे, क्या ठाठ है, बीमारों के भी यह सोच बच्चे को अस्पताल देखकर आई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 का उत्तर लिखिए। ठीक है। उपवन में सहसा हंस नीचे क्यों गिरा?
क्योंकि वो घायल था इसलिए गिर गया था। तो हम उत्तर लिखेंगे उपवन में सहसा हंस इसलिए गिरा क्योंकि वह घायल था। अगला प्रश्न है फूल और कांटा कविता हमें क्या संदेश देती है? तो हमें ये संदेश देती है कि जीवन में सुख दुख दोनों ही आते हैं। ठीक है, लिखेंगे फूल और कांटा कविता हमें संदेश देती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही मिलते हैं। अगला प्रश्न है तीनों भाइयों ने बिना ऊंट को देखे उसके विषय में कैसे बता दिया? क्योंकि उन्होंने रास्ते में उनके पैरों के निशान देखे थे और उन्होंने देखा था कि एक साइड की सारी घासें खाई हुई है। तो हम उत्तर लिखेंगे तीनों भाइयों ने ऊंट को देखे बिना उसके पैरों के निशान, खाए गए पौधे और अन्य चिन्हों से अनुमान लगाया। अगला प्रश्न है धरती को एक बहुत बड़ी गुल्लक क्यों कहा गया है? क्योंकि धरती के अंदर ही खनिज, जल और अनेक संसाधन सुरक्षित है। तो उत्तर लिखेंगे धरती को बहुत बड़ी गुल्लक कहा गया है क्योंकि इसमें खनिज, जल और अनेक संसाधन सुरक्षित है। अगला प्रश्न है अस्पताल में बच्चे को कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी और क्यों? उत्तर लिखेंगे अस्पताल में बच्चे को दवाइयाँ, मशीनें, वहाँ का वातावरण अच्छा लगा क्योंकि वह सब साफ सुथरा और व्यवस्थित था। अगला प्रश्न है रचनात्मक लेखन। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के महत्व पर चर्चा करते हुए अपने भाई को पत्र लिखिए अथवा अपने विद्यालय के पुस्तकालय में अच्छी किताबें मंगाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ठीक है, दोनों में से कोई एक लिखना है। तो इस प्रकार से अपने भाई को पत्र लिखेंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान पर पत्र। प्रिय भाई, सप्रेम नमस्ते। हमारे विद्यालय में एक पेड़ माँ के नाम अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य पर्यावरण की रक्षा करना। पेड़ हमें शुद्ध वायु, छाया और फल देते हैं। माँ की ममता की तरह पेड़ भी जीवनदायी होते हैं। तुम भी एक पेड़ लगाकर उसकी देखभाल अवश्य करना। इससे वातावरण हरा भरा और स्वच्छ बनेगा। तुम्हारा भाई। फिर यहाँ अपना नाम लिखना है। ठीक है, या तो आप लिखिए पत्र अपने प्रधानाचार्य को। इस तरह से हम लिखेंगे सेवा में माननीय प्राचार्य महोदय, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो आप लिखेंगे यहाँ पे। सादर निवेदन है कि हमारे विद्यालय का पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है, परंतु इसमें नई और रोचक किताबों की कमी है। यदि इसमें ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी तथा विभिन्न विषयों से संबंधित अच्छी किताबें मंगाई जाए तो विद्यार्थियों को पढ़ाई में अधिक लाभ होगा और उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि कृपया पुस्तकालय के लिए नई और उपयोगी किताबें मंगवाने की कृपा करें। धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र। यहाँ नाम लिखना है, क्लास लिखना है, फिर रोल नंबर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है दिए गए विषयों में से किसी एक पर अनुच्छेद लिखिए। ठीक है, तो पहला अनुच्छेद है जल ही जीवन है, स्वच्छता का महत्व। दोनों में से किसी एक पर आपने लिखना है। तो सबसे पहले है जल ही जीवन है। जल हमारे जीवन के लिए अमूल्य है। बिना जल के ना तो मनुष्य जीवित रह सकता है और ना ही पशु पक्षी तथा पेड़ पौधे। जल से ही कृषि, उद्योग और घर गृहस्थी चलती है, परंतु आजकल लोग जल की बहुत बर्बादी करते हैं। हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। वर्षा का जल संग्रह करना, नदियों और तालाबों को स्वच्छ रखना तथा जल का सोच समझकर उपयोग करना हमारी जिम्मेदारी है। सचमुच जल ही जीवन है। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। दूसरा है स्वच्छता का महत्व पर अनुच्छेद लिखना। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे स्वच्छता से शरीर स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। यदि घर, विद्यालय और आस पड़ोस साफ सुथरे होंगे तो बीमारियां नहीं फैलेगी। स्वच्छ वातावरण से समाज का विकास होता है और राष्ट्र भी प्रगति करता है। स्वच्छता केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। हमें हमेशा स्वच्छ रहने की आदत डालनी चाहिए। अगला प्रश्न है आप कक्षा 7 की छात्रा हैं और आपका स्कूल बैग विद्यालय परिसर में कहीं खो गया है। इस संबंध में अपनी कक्षा अध्यापिका से बात करते हुए संवाद लिखिए। ठीक है, तो इस तरह से हम संवाद लिखेंगे। छात्रा पहले बोलेगी नमस्ते मैडम, फिर अध्यापिका नमस्ते, क्या बात है? फिर छात्रा बोलेगी मैडम मेरा बैग खेल के मैदान में कहीं खो गया है। फिर अध्यापिका जी बोलेंगी उसमें क्या क्या सामान था? फिर छात्रा बोलेगी इसमें किताबें, कॉपी और टिफिन बॉक्स था। फिर अध्यापिका चिंता मत करो, चपरासी से कहकर मैदान में ढूंढवाते हैं। फिर छात्रा बोलेगी धन्यवाद मैडम, बहुत मददगार हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप संवाद लेखन लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके हाफ ईयरली एग्जाम के क्वेश्चन पेपर। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।